नमस्कार दोस्तों। हिंदी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एचपी अलाइड नायब तहसीलदार इनके लिए रिविजन सेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हिंदी का भी जो लेक्चर है उसमें भी हम आपके साथ कुछ अभ्यास प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें ऐसे आपको कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, जस्ट आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो याद रखिएगा, जहाँ तक भाषाओं की बात है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे वो हिंदी हो, आपकी वर्तनी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और वर्तनी के प्रश्न भी परीक्षा में बहुत आते हैं, तो वो तो आज हमने टॉपिक रखा ही रखा है। साथ ही साथ हमने देखा है कि मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न तो 100% श्योर आते हैं, और उनके वाक्य बनाने भी आते हैं साथ में, तो वो भी हम साथ में लेकर आए हैं। उसके साथ साथ गद्यांश पद्यांश की व्याख्या, पर्यायवाची विलोम शब्द, इनसे भी अधिक मतलब इनसे अधिकतर क्या, इनसे प्रश्न 100% श्योर आएगा। तो ये 4 विषय तो ऐसे हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी हैं पढ़ने। और बाकी उपसर्ग प्रत्यय और शब्द युग्म, ये ऐसे विषय हैं जिनसे प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़रूर है, महत्वपूर्ण है बहुत। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर जो है हम प्रश्न करेंगे। अब जैसे कि हम सीधा प्रश्नों पर ही आते हैं। सबसे पहले आपके सामने 5 जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। आपको उन्हें समझना है, उनका उत्तर देना है और उनसे संबंधित वाक्य बनाना है। और याद रखिए, हम तो यहाँ पर वाक्य बना ही देंगे, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखें तो पहले पॉज करके मुहावरों का जो अर्थ है वो स्वयं से पहले जानने का प्रयास कीजिएगा, उसका वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी में वाक्य बनाने में क्या मुश्किल है, बहुत सरलता से हम बना सकते हैं हिंदी के वाक्य। लेकिन जब हिंदी के वाक्य बनाने पर आते हैं ना हम, तो वो मैं मतलब कि सेशंस में देख चुकी हूँ, डाउट सेशंस में भी देख चुकी हूँ कि आप सभी क्या करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले स्वयं से वाक्य बनाइए, और वाक्य कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगा कि 3rd क्लास के बच्चे ने बनाया है। और इतना हाई फाई बनाने को मैं नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सरल सा वाक्य बनाइए, छोटा सा एक वाक्य का मतलब वो बनाइए, एक पंक्ति का, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि जेन्युइन होना चाहिए, थोड़ा लगे। तो अब जैसे सबसे पहले आंचल पसारना, इति श्री होना, 8 8 आंसू गिराना, कुएं में भांग पड़ना और दिया लेकर ढूंढना। तो ये हैं आपके सामने 5 मुहावरे। तो सबसे पहले आते हैं हम इनके अर्थ पर। तो देखते हैं इनका अर्थ क्या है। आंचल पसारना, अब अपना अगर आप आंचल पसार रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि झोली फैलाकर हम भीख मांग रहे हैं, तो झोली फैलाकर भीख मांगना, तो वैसे ही आंचल पसारना भी होता है कि किसी से मतलब बहुत ज़्यादा याचना करना, प्रार्थना करना कि हमें कुछ दे दो, मतलब भिक्षा मांगना ही एक तरह से हो गया याचना करना, किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। उसी प्रकार है इतिश्री होना। इतिश्री होने का अर्थ होता है समाप्त होना किसी चीज़ का, ठीक है ना। उसी प्रकार है 8 8 आंसू गिराना। 8 8 आंसू गिराना अर्थात ये नहीं बहुत ज़्यादा रोना, इसका अर्थ होता है पश्चाताप करना। अब क्या होता है, परीक्षा में स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं, वो 8 8 आंसू गिराने को ना वो लिखाते हैं कि बहुत अधिक रोना, लेकिन वो इसका सही अर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक रोने में और पश्चाताप करने में, ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रो तो आप नाटक के लिए भी मतलब दिखावे के लिए भी सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करना वो तभी होता है जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो इसलिए इसका अर्थ होता है पश्चाताप करना। फिर है कुएं में भांग पड़ना। अब क्या है कि मतलब ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति हमारे जीवन से ही निकले हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, घटनाएं हैं, वहीं से बने हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ। तो अब इतनी लंबी लिस्टें कहाँ तक याद रखेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा जोड़ कर देखिए कि जैसे हर कोई जो है वो कुएं से पानी लेता है पीने के लिए, हर काम के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर कुएं में ही भांग पड़ जाए, अब भांग पीने से क्या होता है कि आ जानते हैं ना आप, सुध बुध खो बैठते हैं। अर्थात कि अगर कुएं में भांग पड़ गई मतलब सभी ने वैसा ही पानी पिया, तो सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वही इसका अर्थ है, काम खत्म। तो वही चीज़ है कि किस प्रकार आप सही मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ पहचान सकते हैं। फिर है दिया लेकर ढूंढना। दिया लेकर ढूंढना, अब जैसे इतना दिया पकड़े पकड़े आप थक जाते हैं, लेकिन दिया लेकर ढूंढना अर्थात बहुत अच्छी तरह से खोजना, बहुत ज़्यादा छानबीन करना, तो वो चीज़ है। तो ये सारे हुए इसके अर्थ। अब आते हैं सबसे मुख्य मतलब चीज़ पर, जो है इसके वाक्यों का निर्माण। क्योंकि वाक्यों का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने मुहावरा सही से प्रयुक्त भी किया हो, उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। अब क्या है कि अगर आप ये कहेंगे कि आज इस समारोह की इतिश्री हो गई, अब इतिश्री हो गई, अब इसका मतलब कि इस आयोजन का प्रारंभ हुआ है या समापन हुआ है, कैसे कह सकते हैं आप। वैसे अगर ना आए वाक्य तो ये भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने अर्थ सामने लिख दिया है। लेकिन अगर आपने अर्थ नहीं लिखा है और सीधा वाक्य बना रहे हैं, तो उससे अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, जैसे वाक्य है, आंचल पसारना अर्थात याचना करना, कि ईश्वर से
यहाँ प्रार्थना ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में भगवान के सिवा किसी और के सामने आंचल पसारने की नौबत ना आए, कि भगवान से याचना करने के सिवाय और मतलब किसी और से हमें याचना ना करनी पड़े। फिर है इतिश्री होना, समाप्त होना। कक्षा में आज आचार्य जी ने शाकुंतलम के आखिरी अंतिम अध्याय की इतिश्री कर ही दी। अब यहाँ कहने के लिए आप आखिरी भी लिख सकते थे, आखिरी अध्याय की, लेकिन कहते हैं ना, एक आखिरी की जगह आपने अंतिम लिखा, तो मतलब शब्द भंडार को बढ़ाइए, हिंदी शब्द भंडार को आपको धीरे धीरे बढ़ाना ही होगा। फिर है 8 आंसू गिराना, यानी पश्चाताप करना। तो भाई को जब तुम्हारी मदद की आवश्यकता थी तब तो तुम उसके पास गए नहीं, अब उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर तुम्हारे 8 आंसू रोने से कुछ नहीं होगा। तब ये वाक्य चाहे दूसरों की अपेक्षा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमें तो वो चीज़ क्लियर करनी है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर है कुएं में भांग पड़ना, अर्थात सभी की बुद्धि मारी जाना या सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो है मोहनलाल को उसके बेकसूर होने के बावजूद भी सजा भोगनी पड़ी। ध्यान रखिए इसके बाद क्या हमने लगाया है, अर्धविराम, सेमीकोलन, क्योंकि वाक्य तो खत्म हो गया लेकिन अभी तक पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कि मोहनलाल को उसके बेकसूर होने के बावजूद भी सजा भोगनी पड़ी, जिसके बाद उसका संपूर्ण परिवार गलत संगत में पड़कर दूसरी प्रवृत्ति का हो गया। उनके तो जैसे पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई, मतलब पूरे परिवार की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। तो वही है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतर क्या होता है, कि लोकोक्ति जो होती है वो वाक्य में प्रयुक्त होने के बावजूद भी एज इट इज रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन मुहावरा जो होता है वो वाक्य के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है, कि जैसे कुएं में भांग पड़ना, यहाँ पर कुएं में भांग पड़ गई, तो मतलब परिवर्तित हो जाता है अकॉर्डिंगली, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आखिरी है दिया लेकर ढूंढना, अर्थात अच्छी तरह खोजना, मतलब बहुत अच्छे से खोजना। मेरे मित्र ने हमेशा हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, ऐसा मित्र तो दिया लेकर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा, कि आप कितना भी अच्छे से खोज लीजिए कि ऐसा दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत साधारण से वाक्य थे, कोई ऐसा बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा, लेकिन सभी मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गए। तो यही आपको करना है परीक्षा में। अगला देखिए, उपसर्ग प्रत्यय। अब यहाँ पर क्या है, निर्देश आपको हमेशा परीक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कभी कभी वर्तनी में क्या आता है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांट के लिखिए। वहां पर स्टूडेंट्स क्या अक्ल लगाते हैं, क्या मतलब क्या बुद्धि लगाते हैं, कि जिनकी अशुद्ध वर्तनी है ना वो उनकी भी शुद्ध वर्तनी लिखने लग जाते हैं। भैया ऐसा किसी ने आपको करने से नहीं कहा। निर्देश पढ़िए, निर्देश में क्या लिखा है। हाँ, अगर निर्देश में कहा है कि दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए, तब आपको हर शब्द को देखना है। अगर शुद्ध शब्द है तो उसे एज इट इज लिख दीजिए, गलत शब्द है तो उसको करेक्ट करके लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको निर्देश में केवल इतना दिया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांट कर लिखिए, तो सिर्फ वही लिखिए ना। तो इसलिए निर्देश पढ़ना, डायरेक्शन पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमेशा मैं पेपर में ये कहती हूँ। अब है आपके पास यहाँ पर उपसर्ग, अभी, उत, परि, अध और परा। इन सभी शब्दों से आपको शब्द बनाने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि एक गलती स्टूडेंट्स और करते हैं, दिया होता है कि दो दो शब्द बनाइए, वो भाई अपनी मतलब की जानकारी को दर्शाने के लिए, अपने ज्ञान को दर्शाने के लिए तीन तीन चार चार शब्द लिखाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हो सकता है कि एक उपसर्ग के आपने 3 या 4 शब्द बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन दूसरे के आपने पूछे 2 गए हैं लेकिन आपने 3 लिखे हैं, और 3 में से 2 गलत हैं, 1 सही है। तो वो जो 2 गलत है ना, वो गिने जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि ये चालाकी जो दिखाने की कोशिश है उसे हमेशा नकारात्मक रूप से लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए, वो आपकी सेहत के लिए, आपके अंकों के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर, तो ये आपके पास 5 उपसर्ग हैं, इनसे शब्द बनाने हैं। तो पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, इसके शब्द बनाइएगा, फिर हमारे उत्तर देखिएगा। हम तो बता ही रहे हैं। ये देखिए, अभी, अभियोग, अभिनेता, ठीक है ना। फिर आपका और क्या हो सकता है, अभिजात, ये सब हो सकते हैं आपके। फिर अभ्यागत, क्योंकि अभी जमा आगत, अभ्यागत, वो भी हो सकता है अभी उपसर्ग का शब्द। अगला है उत्कर्ष, उत्थान। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं उसमें तो उत आ गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि है उद्गम। उद्गम जो शब्द है उसमें भी आपको पता है उत उपसर्ग ही है। होता क्या है कि ये जो उद है या उत है, ये एक दूसरे के स्थान पर मतलब ये उपसर्ग में प्रयुक्त हो जाते हैं, और जहाँ पर उद भी दिया हो, उद्गम, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपका बेसिकली उत उपसर्ग ही होता है। और इसके नीचे ये उपसर्ग के रूप में हलंत लगाना मत भूलिएगा,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो जो व्यंजन है वो आधा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जैसे ये है अध, यहाँ पे अध जो है उसमें अ भी पूरा है, ध भी पूरा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अध, अध जला, अध मरा, कोई भी आधा नहीं है। और परि, परिकल्पना, परिक्रमा, परित्याग, ठीक है ना। उसी प्रकार है परा, पराजय, पराक्रम, पराभाव, ठीक है ना। तो ये सारे आपके शब्द बन सकते हैं। और मतलब उस उपसर्ग प्रत्यय से जितने शब्द पूछे गए हैं उतने ही बनाइए ना, क्यों मतलब फालतू में लिखकर अपने मार्क्स कटवाना चाहते हैं। अगला देखिए, शब्द युग्म बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द युग्म दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं मित्र शब्दों का जोड़ा, जैसे कि चाल चलन सही नहीं है, रहन सहन कैसा है, बोलचाल कैसी है। एक होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे आदि, आदि सुनने में समान है लेकिन एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा। छोटी वाली मात्रा जो है आदि, आदि मतलब प्रारंभ, और आदि कि कोई किसी चीज का आदि हो गया, यानी आदत पड़ जाना, किसी चीज की आदत हो जाना, आदि। उसी प्रकार है तरणी और तरणी, ठीक है ना। तो निर्जर, निर्झर, निर्जर। अब उस प्रकार से आप समझिए, निर्जर, जर क्या होता है, जड़ता, कि जैसे कोई चीज नष्ट हो ही जाएगी तो यानी वो जड़ वस्तु है। और निर्जर जो कभी जड़ता मतलब जिसको ना आए, जैसे कहते हैं ना जो कभी बूढ़ा ना हो, उस प्रकार से निर्झर, ये झरने के लिए यूज होता है। सूची, सूची, मोर, मोर। तो देखिए कितने मतलब सुनने में कितने समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ देखिए अब। आदि मतलब प्रारंभ, और आदि मतलब आदत वाला। तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब नाव, बड़ी की मात्रा वाला होगा नाव। फिर निर्जर यानी देवता, जैसे कहते हैं ना देवता अजर अमर होते हैं, तो वो अजर की जगह निर्जर भी हो सकता है। हाँ, हर जगह ऐसा नहीं होगा कि अ उपसर्ग की जगह निर उपसर्ग आ जाए। फिर है निर्झर, झरना। सूची, सुई, और सूची यानी तालिका, लिस्ट। हम कहते हैं ना विषय सूची क्या है, यानी विषय की तालिका, एक लिस्ट जो होती है, तालिका। और सूची, सुई को कहते हैं। फिर है मोर, मोर मतलब मुकुट, सिरमौर, हम जैसे कहते हैं ना सिरमौर यानी कि सिर का मुकुट, सिरमौर, वह वहां से नाम पड़ा इसका। और मोर अर्थात हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब तो यहाँ पर निर्देश में है ही ये कि जितने भी शब्द हैं उनकी सही वर्तनी लिखनी है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी मतलब कोई शब्द दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही लिखा होगा, हो सकता है वो सही लिखा हो, तो उसे एज इट इज लिख के आ जाइए ना, क्यों उसमें मतलब कि फालतू में उसे कॉम्प्लिकेट करना है। तो इसलिए जो आपको लगता है कि वर्तनी सही है उसे एज इट इज लिख दीजिए, जो गलत है उसे सही करके लिख दीजिए। अब जैसे है पहला आरोग्य, आरोग्य ऐसे नहीं होता, आरोग्य सेतु सुनाइए आपने, तो आरोग्य में आधा ग और ये आएगा, ये ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ नहीं आएगा संयुक्ताक्षर। फिर शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है, ठीक है ना, शुश्रूषा। फिर निर्वैयक्तिक, अब ये जो है यहाँ पे र की मात्रा, ये बेसिकली ध्यान में रखने वाली है। फिर है जिजीविषा, जिजीविषा में ठीक है ना, कहाँ पर बड़ी आएगी कहाँ पर छोटी, श शलगम वाला आएगा, श षटकोण वाला आएगा, बहुत सारा देखना में। फिर उपचारिकता, उपचारिकता नहीं होता, औपचारिकता होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बताना मैं चाहूंगी, उपचारिकता को ना आप उपचार लिखकर मत आ जाइएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी, नहीं तो इकता ये जो प्रत्यय कहाँ जाएगा, तो उपचारिकता, ठीक है ना, ये उपचार नहीं आएगा, इसका आएगा औपचारिकता। की गलती जो थी वो एक वर्ण में थी कि ऊ की जगह औ आना था। फिर है अगर, अगर गण्य, ये ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना, कि इसमें ण आएगा न आएगा क्या आएगा। व्यक्तिक, वैयक्तिक उस प्रकार से आता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है, स आधा आना है। सन्नद्ध, अब ध आधा है या द आधा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं संदिग्ध, ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि द तो पूरा है, क्योंकि वो तो भाई पूरा लिखा हुआ है, ध आधा है, पैरों में है तो आधा है। ऐसा नहीं है, इसमें द आधा है और ध पूरा है। फिर चिकित्सक, चिकित्सक ये तो सबसे साधारण शब्द था, चिकित्सक होता है। और संश्लिष्ट, ये भी देखते हैं कहाँ गलती है। तो ये रही सभी की शुद्ध वर्तनी। आरोग्य इस प्रकार से लिखा जाना था, शुश्रूषा नहीं होता, शुश्रूषा होता है। अब मैंने कहा था ना निर्वैयक्तिक, निर्वैयक्तिकता, तो ये आपका निर,
निर अगर है तो वो वै के ऊपर आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, ये ऊपर वाला जो आता है वो हमेशा अपने अगले वर्ण के ऊपर आता है। तो निर वैयक्तिकता। फिर है जिजीविषा। जिजीविषा में भी वही था कि श शलगम की जगह श षटकोण आना था। उपचारिकता नहीं, औपचारिकता। अग्रगण्य नहीं, अग्रगण्य। अग्रगण्य। आधा ण आना था, न नहीं आना था। और अग्र, अग्र मतलब पहले, जो जिसकी गिनती पहले की जाए, जो पहले मतलब गिना जाए, जो पहले मतलब प्रेफरेंस दी जाए जिसे, एक तरह से। फिर व्यक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल लेवल पर, वैयक्तिक। फिर है ज्योत्सना। इसमें त भी आधा स है और न पूरा है, ज्योत्सना। फिर है सन्नद्ध। तो यहाँ पर देखिए, आधा ये पूरा न पहले दिया था, फिर आधा न, फिर आधा द, वो ऐसा नहीं आना था। स आधा न और पूरा न, सन्नद्ध, ध, तो आधा द और ध। फिर है चिकित्सक, ये तो बहुत साधारण था। और संश्लिष्ट, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ था, तो ये आपने एज इट इज लिख दिया। तो देखिए, ये होते हैं आपके वर्तनी के प्रश्न। फिर आते हैं आपके विलोम शब्द, जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर्यायवाची विलोम में से मतलब मेरा मानना है कि आएगा ही आएगा एक प्रश्न, तो उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब ठोस, यानी कि जो बहुत ही सख्त है, तो ठोस का आएगा आपका, ये नहीं कमज़ोर आ जाए, ठोस का आएगा तरल। जैसे ठोस पदार्थ अर्थात सॉलिड, और लिक्विड में आ गया तरल। वीरान, वीरान मतलब बिल्कुल ही सुनसान पड़े, तो इसका क्या आएगा, प्रार्थ। जीवात्मा, एकाग्र, अगम, भूषण, महिमा, नेपथ्य। वैसे तो नेपथ्य क्या होता है कि आपके रंगमंच, जैसे जहाँ पे नाटक होता है उसके पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो पीछे का स्थान तो आगे का स्थान। फिर मनसा, मनसा मतलब कि मन में जो उत्पन्न हो, ठीक है ना। तब ये जो शब्द है, इनके विलोम शब्द क्या होंगे जरा देखिए। ठोस का आएगा तरल, वीरान का आबाद, प्रार्थ का स्वार्थ। अब ये देखिए प्रार्थ कहाँ से बना है, जैसे होता है ना प्रार्थना, तो प्रार्थ, प्र जमा अर्थ, प्रार्थ, दीर्घ स्वर संधि। और प्र कब आता है, जब दूसरों के लिए, कि प्र जमा अर्थ, दूसरों से मतलब अर्थ जब निकल रहा हो। और स्वार्थ, स्व जमा अर्थ, स्वार्थ, प्र जमा अर्थ, प्रार्थ। तो ये चीज़ है प्रार्थ का स्वार्थ। जीवात्मा, परमात्मा। एकाग्र, चंचल, एकाग्र मतलब बिल्कुल कंसंट्रेटेड, चंचल मतलब जो भटकता रहे, जो कभी भी कंसंट्रेटेड ना रहे। अगम, गम में अगम, गम मतलब जाना, गमिष्यति, गमिष्याम, याद है ना संस्कृत के वो क्या शब्द रूप तो लंबे होते थे, छोटे कौन से होते थे, धातु रूप। तो गम मतलब होता है जाना, और अगम, अगम मतलब जहाँ पे ना जाया जा सके, और गम में मतलब जहाँ जाना हो। भूषण का दूषण, भूषण मतलब कि जो मतलब सजा हुआ हो, और दूषण मतलब गंदगी। महिमा, लघिमा। नेपथ्य, सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने से, नेपथ्य जो मैंने बताया पीछे का स्थान। मनसा, कर्मणा, मनसा अर्थात मन से संबंधित, और मन का ऑपोजिट आपका कर्म, कि एक तो जो आप चाहते हैं और एक जो आप कर रहे हैं, कर्म। इच्छा और कर्म दोनों में अंतर होता है। चलिए, यहाँ तक तो थे आपके व्याकरण के प्रश्न। अब आते हैं गद्यांश पद्यांश की व्याख्या पर, जो सबसे अधिक मार्क्स के आएंगे, और आएंगे ज़रूर, और डिपेंड करेगा कि चॉइस दी जाती है या नहीं दी जाती। लेकिन दोनों ही केसेस में व्याख्या तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब व्याख्या में भी हम आपको बोर नहीं करने वाले ऐसा कि सिर्फ हम पढ़ते जाए। मेन चीज़ क्या है, आज थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको कि व्याख्या में करना क्या है बेसिकली आपको। अब जैसे एक छोटी सी कविता है। हर घर में दबी आवाज होती है एक अनसुनी सी, रात में खनकती चूड़ियों की एक सिसकी सी, बजते बर्तनों के शोर में टूटे एक ख्वाब की, सुनी सभी को सुनती हुई कहानी एक अनकही सी, हर जिद को पूरी करती हुई खुद एक अधूरी सी। कितनी इमोशनल है, और हम सभी जानते हैं ये किस पर है। और आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई कविता या कोई गद्यांश मिले, आपको अपने दिमाग में ही 2-3 पॉइंट्स बस ढूंढने हैं कि बेसिकली ये किस पर आधारित है। आपको पता चल गया ये कि एक औरत पे, एक स्त्री पर आधारित है कविता, और वो भी स्त्री कौन सी, चाहे वो काम करती हो चाहे वो गृहिणी हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती जो मतलब बाहर ऑफिस जाती हैं वो घर के ये सब काम नहीं करती हैं, ठीक है ना, वो भी करती हैं। तो ये एक स्त्री, स्त्री और एक गृहिणी के रूप में मतलब उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उसकी पीड़ा के बारे में, दर्द के बारे में वो सब बताया हुआ है। तो इसको मतलब कविता को पढ़कर आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि घरेलू महिला का दर्द, ठीक है ना, पीड़ा। फिर सहन शक्ति उसकी, ये देखिए,
कि सभी को सुनती हुई वो सभी को सुनती भी है, सबकी जिद को पूरा भी करती है, मतलब कितनी सहन शक्ति है उसमें। फिर सहनशीलता को कमजोरी समझा जाता है यहाँ पर, कि जो महिला है वो मतलब उसे लगता मतलब वो इतना सहन करती है तो ये उसकी कमजोरी समझी जाती है, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर नारी के शोषण का लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, और कर्तव्यों के बोझ में उसका अस्तित्व का खोना, कि किस प्रकार जैसे वो हर एक की जिद तो पूरा करती है लेकिन खुद अधूरी सी है, उसकी आवाज़ अनसुनी सी है, ठीक है ना। खनकती चूड़ियों के बीच उसकी सिसकी, सिसकी मतलब कि जो दुख से भरी आह जो निकलती है, चाहे मन में चाहे वैसे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मतलब हमें इस कविता से जो कीवर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं मुख्य बिंदु, वो नज़र आते हैं कि घरेलू महिला का दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी सहनशीलता, उसका शोषण। और आपको करना क्या है बेसिकली, आपको मतलब व्याख्या में स्टूडेंट्स को लगता है कि वो यही लाइन को ना बार बार लिख के आ जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ये कैसे इंक्लूड करें व्याख्या में। आपको ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं करना है प्लीज़। आपको ये कीवर्ड्स ढूंढने हैं, और निबंध लेखन की आई गेस आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसकी तो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मतलब हिंदी के निबंध की कितनी करते हैं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन करना क्या है, आपको 2-3 वर्ड्स पकड़ने हैं और उससे आपको क्या करना है, एक छोटा सा निबंध लिखना है, वो आपकी व्याख्या होगी। निबंध लेखन की आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे ना पेपर में, तो वही निबंध की प्रैक्टिस में बस आपको ये करना है, निबंध में वहाँ पे आपको शीर्षक दिया होता है, यहाँ पे आपको अपने निबंध का शीर्षक जो है वो ढूंढना है, बस इतना सा करना है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि हमें इस विषय पर निबंध लिखना है ना, तब तो आप फटाफट लिख ही देंगे। टेंशन में आप तब आ जाते हैं जब आपको लगता है कि हाय इसकी व्याख्या करनी है, पता नहीं क्या क्या इंक्लूड करना होगा। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अब जैसे प्रसंग है, पहले मैंने कहा था ना 1-2 पंक्तियों में आपको प्रसंग लिखना है। आपको क्या करना है, इसमें से कीवर्ड्स जैसे हमने यहाँ पर ढूंढे, वो कीवर्ड्स ढूंढ के उनकी बस एक लाइन बनानी है कि अल्टीमेटली इन सब कीवर्ड्स का जिस्ट क्या है, उसे एक लाइन में लिख देना है कि दी गई पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं, या ये दर्शाना चाह रहे हैं, या ये समझाना चाह रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद फिर हमें देखना है कि इसमें कौन सी खास बातें जो हम विशेष में लिख सकते हैं, या अगर आपको विशेष नहीं लिखना तो व्याख्या का अंग बना सकते हैं। तो अब जैसे आपने देखा होगा, एक अनसुनी सी, एक सिसकी सी, एक ख्वाब की, एक अनकही सी, अधूरी सी। तो मतलब क्या है, उस जैसी, उस जैसा, सा से सी, ये सब क्या है, ये उपमा अलंकार है। जहां पर भी कोई चीज़ कंपेयर की जा रही हो, ये देखिए कि कोई चीज़ अधूरी जैसी है, अनसुनी सी जैसी है, तो यहाँ पर ये सारे उपमा अलंकार हैं। और यही जो चीज़ है कि उस जैसी बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, अनुप्रास अलंकार को। तो एक तो विशेष आपको मिल गया कि जो दी गई कविता है वो उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार की अलंकारों से सुसज्जित है। अब ये आप विशेष में लिखिए या व्याख्या का अंग बनाइए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब ये देखिए कि हमने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि स्टूडेंट्स ना बहुत ही साधारण भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। और खैर, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं अगर आपके विचार अच्छे हों, पॉइंट्स अगर आपने मतलब तर्क बहुत अच्छे दिए हों, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ना तो तर्क सही होते हैं, भाषा भी बहुत सरल है, तो भाई टीचर जो है कितने मार्क्स दे देगा। तो अब ज़रा देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ें पढ़ पढ़ कर ही आपका शब्द भंडार जो है वो बढ़ेगा। तो प्रसंग क्या है कि दी गई पंक्तियों में कवि ने, ठीक है ना, अत्यंत मार्मिक शब्दों द्वारा, मर्मस्पर्शी, मर्मस्पर्शी मतलब जो दिल को बिल्कुल छू जाए, मर्म शब्द स्पर्शी शब्दों द्वारा एक स्त्री के वास्तविक जीवन संघर्ष को दर्शाने का प्रयास किया है। कुछ ही पंक्तियों में नारी जीवन की व्यथा कथा को बहुत बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हम कहते हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो यही जो लाइन है वो ठोक दीजिए आप प्रसंग में। तो बस वही चीज़ आपको करनी है कि मतलब पॉइंट बनाने हैं कहीं ना कहीं से। न्यूज़ तो आप सुनते ही है ना, तो बस वही चीज़ है। तो जहाँ पर भी अब आगे से एक चीज़ मान लीजिए, जहाँ पर भी आपको लगे कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखाई हुई है, वहाँ पर आप 1-2 शब्द क्या लिख सकते हैं, संवेदनशीलता, मर्मस्पर्शी शब्दों द्वारा, तो वो चीज़। फिर है अच्छा, व्याख्या भी हमने बीच में भी नहीं की, वो बाद में हम आपको दिखाते हैं। पहले मैं ये बता दूँ और एक्स्ट्रा हम क्या क्या लिखते हैं। एक तो भावार्थ लिखते हैं, पूरी व्याख्या लिखने के बाद जो हमें समझ में आता है कि सरलता से मिली वस्तु का मूल्य मनुष्य शीघ्र ही विस्मृत कर देता है। विस्मृत कर देता है अर्थात भूल जाता है। अब किसी चीज़ को भूलना और विस्मृत कर देना, वो कहते हैं ना कि भाषा को प्रभावी बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसके लिए उसका अभ्यास आवश्यक है। तो भूलने की जगह अगर आप विस्मृत लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा। कि सरलता से मिली वस्तु का मूल्य मनुष्य शीघ्र ही विस्मृत कर देता है और उसका सम्मान भूलकर उसे व्यर्थ समझ बैठता है। परंतु उसे ज्ञात होना चाहिए कि क्षण भर के लिए भी वायु न मिले तो मृत्यु भी संभव है।
तो देखिए कैसे मतलब आपने तर्क जोड़ा। उसी प्रकार एक स्त्री यदि जननी है, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है, तो अत्यधिक पीड़ा पहुंचने पर वह भी जल की भांति प्रलय बनकर विनाश का कारण भी बन सकती है। जैसे कहते हैं ना, जल तो कितना कोमल है, लेकिन वही जल अगर एक्सेस में आ जाए तो बड़ी से बड़ी चट्टान को, बड़े से बड़े पर्वत को तोड़ कर रख सकती है वो। इसलिए उचित यही है कि स्त्री को हर रूप में सम्मान, प्रेम और सही स्थान मिले। ये आपका भावार्थ था। और विशेष इसमें क्या है कि तो दी गई पंक्तियां करुण रस, जहां पर पीड़ा होती है, दुख होता है, वहां पर आपका करुण रस होता है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे दुख वगैरह दिखाया गया तो ओज गुण है। माधुर्य गुण तब होता है जब जहां पर प्रेम हो, खुशी हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत दुख था, पीड़ा थी, ठीक है ना। तो मतलब ओज गुण है, उससे सुसज्जित है, मतलब सजी हुई हैं। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार काव्य की शोभा के मुख्य केंद्र हैं। भाषा अत्यंत सरल और शैली भावात्मक और व्याख्यात्मक है। भावात्मक कैसे है कि इमोशनल कर देने वाली है, और व्याख्यात्मक कि एक स्त्री की पीड़ा को किस तरीके से मतलब उसकी व्याख्या की गई है, डिटेल बताई हुई है। तो शैली कैसी है वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या देखिए मतलब चाहे इसे मतलब म्यूट करके सिर्फ स्वयं से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कहना कि अगर आप पढ़ेंगे तभी आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो जैसे कि अब स्टार्टिंग देखिए, मेन क्या है, ऐसा नहीं कि जैसे आपने व्याख्या स्टार्ट की बस आपने लिखना शुरू कर दिया कि आजकल स्त्री बहुत ही ज़्यादा दुखों से गुजरती है। वैसे तो अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसे महिला सशक्तिकरण की तरफ ले जाते हैं, वैसा नहीं करना है। वहाँ पे पीड़ा दिखाई हुई है, आपको उसकी व्याख्या ही करनी है, तो पूरे निबंध के मोड में भी मत आ जाइए। वहाँ पर आपको फिर उसकी पीड़ा ही समझानी है कि कैसे कैसे होता है कि हमारी संस्कृति में स्त्री को, ठीक है ना, हर रूप में सम्मान करना सिखाया जाता है। स्त्री को देवी के समान माना जाता है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है उसका स्वभाव और उसके श्रेष्ठतम कर्म, ठीक है ना, उसके श्रेष्ठतम कर्म कि वो कितने अच्छे कर्म करती है। एक स्त्री सृजन, समर्पण, त्याग, सहनशीलता, निर्मलता, ममता, स्नेह, प्रेम और कर्मठता जैसे संस्कारों का प्रतीक मानी जाती है। देखिए सारा कुछ लिख दिया। स्टार्टिंग कहते हैं ना कि स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए, बाकी तो फिर हो ही जाता है। कि सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है, कोई नई चीज़ उत्पन्न करना। एक बालक का जन्म कैसे होता है, ठीक है ना, वो श्री से ही होता है। तो श्री सृजन का, समर्पण, त्याग, सहनशीलता, निर्मलता, ममता, स्नेह, प्रेम, कर्मठता। कर्मठ होना मतलब कि बहुत ही अच्छे से काम करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। वह किसी भी परिवार या समाज का आधार मानी जाती है। परंतु पहले आपने 2-3 पंक्तियों में थोड़ा सा स्त्री का महत्व बताया, लेकिन परंतु इस सम्मान को सुरक्षा देने के नाम पर जिस प्रकार उन्हें विभिन्न रीति रिवाजों की सीमाओं में बांध दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके आत्मविश्वास पर गहन आघात किया जाता है, यह अत्यंत खेद, लज्जा एवं चिंता का विषय है। और यह पीड़ा न केवल गृहिणियों में अपितु हर स्त्री में दिखाई देती है, ये भी हमने क्लियर कर दिया। इस पीड़ा को अत्यंत सरल भाषा में व्यक्त करते हुए कवि ने वास्तविक जीवन में एक गृहिणी के जीवन का चित्रण किया है। गृहिणी के जीवन का चित्रण किया है मतलब वो एक जो पिक्चर है वो हमारे सामने रखी है, जैसे दृश्यम मूवी में था कि हर चीज़ को मतलब सामने मतलब रख दिया बिल्कुल, कि हमने ये भी खाया, इतने बजे ये किया, इतने बजे वो किया, तो हमारे दिमाग में वही छवि बैठ जाती है। तो हम भी अगर ये वाली कविता पढ़े तो हमें भी अगली बार जब बर्तन किचन में हमें बर्तनों की आवाज़ आएगी तो हमें लगेगा कि हाय हमारी मम्मी जो है वो काम कर रही है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और वे कहते हैं कि हर घर में बहुत से सदस्य रहते हैं, परंतु उन सभी के बीच एक ऐसी आवाज़ होती है जो सदैव दबी दबी सी रहती है, बहुत कम सुनाई देती है। इसमें एक माँ, बहन या पत्नी हो सकती है। उसके मुख से बहुत ही कम शब्द सुनने को मिलते हैं, उसके उसके भाव अधिकतर मन तक ही सीमित रह जाते हैं। परंतु निरंतर कार्य, सॉरी यहाँ पे न्यारांतर नहीं, निरंतर कार्य करने वाली स्त्री की चूड़ियाँ उसके होने का आभास कराती हैं। वो भी जो खनकती चूड़ियाँ थी उसे हमने इस प्रकार लिखा। यह आभास उसकी प्रसन्नता का नहीं होता है। अब बता भी दिया, ये जो हम कहते हैं चूड़ियाँ चूड़ियाँ खनकेंगी, ये सिर्फ उसकी प्रसन्नता का नहीं होता है, अपितु उसके छिपे दुख, पीड़ा और उसकी सिसकियों का होता है, जो केवल उसे स्वयं को ही हो पाता है। दूसरों के लिए वह केवल एक आभूषण की ध्वनि मात्र होती है। देखिए हमने भी पूरा इमोशन मतलब उसमें डाल दिया है व्याख्या में। इसी प्रकार रसोई में बर्तनों के शोर में, ठीक है ना, सभी को केवल भोजन की प्रतीक्षा रहती है। भोजन को, उसके स्वाद को, गृहिणी की कला को हर कसौटी पर तोला जाता है कि खाने में नमक कम है, आज ये है, आज वो है। उसके परिश्रम का नहीं अपितु उसके परिणाम का भी कोई मूल्य नहीं होता। वहीं बर्तनों के शोर में उसका
अगणित ख्वाब, इच्छाएं, अपेक्षाएं और ज़रूरतें अपना दम तोड़ चुकी होती हैं। कि उसकी तो इच्छा ये थी कि अगर मैं अच्छा बनाऊंगी तो सब खुशी से खाएंगे, सब संतुष्ट होंगे, और तारीफ करे ना करे एटलीस्ट सब संतुष्ट होंगे। लेकिन वहां पर भी सब कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। सभी अपने परेशानियां उन्हीं से बांटते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर पहुंचते ही सभी को चाहिए होता है कि भाई मेरा खाना ला दो, मम्मी मुझे ये दे दो। तो सभी अपनी परेशानियां उन्हीं से बांटते हैं, महिलाओं से। अपना दुख उन्हीं से कहते हैं। अपने क्रोध और चिंता का पात्र भी उन्हें ही बनाते हैं। और स्त्रियां यह सब पूर्ण धैर्य और संतोष के साथ सुनती हैं, समझती हैं, संभालती हैं, परंतु कभी अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाती और मूक होकर रह जाती हैं। मूक यानी बिल्कुल चुप रहकर सभी की इच्छाओं का मान करती हैं, सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं, और स्वयं की चिंता, बातें, आवश्यकताएं भूलकर अधूरी ही रह जाती हैं। वे भी सम्मान और प्रेम की पात्र हैं। उनकी भी हर छोटी से छोटी आवश्यकता का पूर्ण होना आवश्यक होता है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है कि कोई उनकी इस पीड़ा को समझकर उन्हें सुन सके और उनका साथ दे सके। इसी में उनका साहस, उनकी प्रसन्नता एवं ऊर्जा पुनः जागृत हो उठते हैं। इसके उपरांत उनकी शेष सभी आवश्यकताएं गौण रह जाती हैं। गौण अर्थात सेकेंडरी, कि अगर उन्हें कोई प्रेम से सुन भी ले, संतोष के साथ उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी मिले ना, तो बाकी सब इच्छाएं तो पीछे रह जाती हैं। उनको ये होता है एटलीस्ट कि हमारे अस्तित्व का तो मान रहे कम से कम। इसलिए अति आवश्यक है कि किसी भी घर को बाहर से सजाने से पहले उसकी आधारशिला अर्थात उस घर की नारी जाति को मजबूत रखा जाए, उन्हें उचित सम्मान दिया जाए और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं पर भी सही ध्यान दिया जाए। तो बाहर से सजाने के मतलब उससे पहले अपेक्षा पहले घर, मतलब घर के अंदर, मतलब घर की जो नारी है, घर की जो लक्ष्मी है, उन्हें सजाया जाए, उन्हें मान सम्मान दिया जाए। तो देखिए, ये तो थी कविता की व्याख्या, और मुझे पूरी आशा है कि इसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि जो मुख्य मुख्य बिंदु हम आपको बता रहे हैं वही आपको अप्लाई करने हैं। अब आखिरी में इस वीडियो में हम आते हैं गद्यांश की व्याख्या पर। गद्यांश में भी आपको वही करना है, पूरा गद्यांश पढ़ के 2-3 कीवर्ड छांटने हैं कि अल्टीमेटली इसमें क्या दिया है, या इसका मतलब पीछे छिपा हुआ अर्थ क्या है, और उसी के ऊपर आपने एक छोटा सा निबंध लिख देना है। दैट्स इट। तो देखिए, विद्या ग्रहण करना ही विद्या का धर्म और कर्तव्य नहीं है, अपितु इस विद्या को समाज और राष्ट्र के लिए उपयोग करना भी विद्यार्थी का धर्म और कर्तव्य है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर अब विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों का आ गया है कि विद्यार्थी जो है उसका मतलब क्या कर्तव्य है। ये नहीं कि सिर्फ उसे ज्ञान ही प्राप्त करना है, उस ज्ञान, वो जो प्राप्त ज्ञान है उसे आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। और वो ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव से भी मिलता है, समझने से भी मिलता है। विद्यार्थी का जीवन एक पुनीत संस्कार और सभ्यता का जीवन होता है। वह इस अवधि में अपने अंदर दिव्य संस्कारों की ज्योति जलाता है। ये संस्कार ही धर्म, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबद्ध होने की उसे प्रेरणा दिया करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी का जो दायित्व है, अपने सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति, तो आपको वो पूरी चीज़ जो है वो कवर करनी है। इससे प्रेरित होकर ही विद्यार्थी अपने प्राणों का समर्पण और उत्सर्ग किया करता है। इस प्रकार से दिव्य संस्कार का विकास प्राप्त करके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के प्रति कोई ना कोई योगदान करता ही रहता है। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी का योगदान बहुत बड़ा और विस्तृत भी है, क्योंकि क्या है ना, जो आज विद्यार्थी है वही कल युवा होकर देश का भविष्य बनेगा। वे अपने योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी तभी योगदान कर सकता है जब वह अपनी निष्ठा और सत्याचरण को श्रेष्ठ और महान बनाकर इस कार्य के क्षेत्र में उतरता है। अब ये तो हमें पता चल गया, हर जगह विद्यार्थी 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 लिखा है, लेकिन विद्यार्थी ज्ञान कब लेता है, जब उसका शिक्षक अच्छा हो। तो यानी यहाँ पर विद्यार्थी तो सामने से दिया हुआ है, वो तो छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पे छिपा हुआ क्या है, एक शिक्षक की भूमिका। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या है, एक विद्यार्थी की भूमिका क्या है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, उस ज्ञान को सही जगह पर प्रयोग में लाना। और किसके लिए, केवल अपने भले के लिए नहीं, समाज के भले के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए, ठीक है ना, नए बदलाव लाने के लिए, और राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये देखिए, विद्यार्थी काल का महत्व क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि विद्यार्थी का जीवन एक पुनीत संस्कार और सभ्यता का जीवन होता है। तो विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो वाला समय, वो हमें बताना है। फिर शिक्षक का दायित्व क्या है, कि विद्यार्थी को क्या क्या बताया जाए। जब हमें पता ही है कि विद्यार्थियों को ही आगे जाके हमारे देश, हमारे राष्ट्र का भविष्य बनना है, तो उसमें शिक्षक का दायित्व क्या होता है कि वो विद्यार्थी को उस प्रकार से तैयार करे, वो सब चीज़ें बताए जो उसे समझना ज़रूरी है राष्ट्र की उन्नति के लिए। और
देश हित में अर्जित ज्ञान की सही प्रयुक्ति और विद्यार्थी का योगदान। ये 3 चीजें हैं जिस पर हमें बेसिकली एक आदर्श विद्यार्थी का राष्ट्र की उन्नति में योगदान, ये एक आपको निबंध का विषय दे दिया गया है जिस पर आपको निबंध लिखना है। लिखते रहिए। अब तो मेन चीज वही है कि यहाँ पर अब ये जो चीजें हैं ये पढ़कर आपको सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड छांटने हैं और उस पर निबंध लिखना है। व्याख्या में आपको केवल इतना करना है। अब आ जाते हैं जरा इसके प्रसंग पे, व्याख्या पे और भावार्थ पे। याद रखिएगा, ये तो जस्ट मैंने वैसे आपके लिए लिख दिया कि प्रसंग और भावार्थ थोड़े छोटे होते हैं तो सामने एक साथ रख दिया कि दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको पता चले। लेकिन सीरीज क्या रहेगी, पहले प्रसंग 1 या 2 पंक्तियों में मैक्सिमम, फिर पूरी की पूरी व्याख्या, और व्याख्या करने के बाद जो उसका जिस्ट निकला कि अब इस पूरी व्याख्या से हम क्या समझते हैं, हमें क्या संदेश मिलता है, वो आपको भावार्थ में लिखना है 5-6 पंक्तियों में या 4-5 पंक्तियों में। प्रसंग क्या है यहाँ पर कि दी गई पंक्तियों में लेखक ने समाज के सुधार और विकास में एक समर्थ विद्यार्थी के अतुलनीय योगदान का वर्णन किया है। अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ना की जा सके, कि कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है विद्यार्थी का। केवल इतना ही तो लिखा ना प्रसंग में। इस प्रसंग को लिखने में क्या मुसीबत है। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैम प्रसंग कैसे लिखें, समझ नहीं आता उन्हें, और ये एक पंक्ति में बस लिखना है आपको। और जब हम पूरी व्याख्या भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन भावार्थ मतलब क्या निकलता है अगर हम सोचें वैसे, कि ज्ञान ही सफलता की कुंजी होता है, परंतु केवल ज्ञान अर्जन ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का अर्जन सिर्फ मतलब ज्ञान ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का सही प्रयोग ही किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्नति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हर शिक्षक, हर अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है, शिक्षक मतलब टीचर और अभिभावक अर्थात आपके जो गार्डियंस हैं या पेरेंट्स हैं, उनका कर्तव्य है कि वे आज के विद्यार्थी जो भविष्य में किसी देश के नागरिक बनकर उसकी बागडोर संभालेंगे, क्योंकि बच्चों को 2 ही लोग सबसे ज़्यादा संभालते हैं, या तो उनके टीचर या उनके पेरेंट्स। तो उनका ये कर्तव्य है, अब यहाँ पे पेरेंट्स की भी मतलब भूमिका आ गई, कि उनके जो भविष्य के देश के नागरिक बनकर उसकी बागडोर संभालेंगे, उन्हें केवल ज्ञान अर्जन करने तक ही सीमित ना कर उन्हें ज्ञान का सही एवं उचित प्रयोग बताएं, जिससे वे अपनी तपस्या का सही फल ग्रहण कर स्वयं और अपने समाज के विकास के सूत्रधार बन सकें। ठीक है ना, सूत्रधार बन सके मतलब कि उस चीज़ का माध्यम बन सके, मीडियम बन सके। सूत्रधार क्या होता है कि उस चीज़ का मीडियम बनना, माध्यम बनना। और अपनी तपस्या का, अब जैसे अब आप इतना पढ़ रहे हैं तो आप तपस्या ही कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसी तपस्या का क्या फ़ायदा जब उसका सही फल ना मिले। और सही फल कब मिलेगा, जब आप उस अर्जित ज्ञान का सही प्रयोग करेंगे। तो वो चीज़ है बस यहाँ पर। अब देखिए जो व्याख्या हमने लिखी है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब जैसे कि है ना, व्याख्या की जो स्टार्टिंग है वो आप किसी कविता की पंक्ति से भी कर सकते हैं, अगर आपको याद आ जाए, कोई कंपल्सरी नहीं है। राष्ट्र के प्रति यह जिम्मेदारी का भाव ही किसी देश को महान बनाता है। यह भाव हमारे अंदर विद्यार्थी काल से ही होना चाहिए। किसी भी देश के भाग्य विधाता वे छात्र हैं जो आज स्कूल और कॉलेजों की 4 दीवारी के अंदर अपने सामाजिक जीवन की नींव जमा रहे हैं। स्कूल में क्या होता है, जब जो पढ़ाई स्कूल में हो रही है वो तो पेरेंट्स आपको घर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल ही क्यों भेजा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। स्कूल में इसलिए भेजा जाता है कि वो हर जाति, हर प्रकार के लोगों से मिले, हर प्रकार के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों से मिले, उनके साथ एडजस्ट करना सीखें। कि आप जब समाज में जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, आप उनके साथ कितना सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं, कितनी मित्रता बना सकते हैं, कितना मिलजुल कर रह सकते हैं। तो किसी भी देश के भाग्य विधाता वे छात्र हैं जो आज स्कूल और कॉलेजों, ये देखिए कॉलेजों में का के ऊपर ये अर्धचंद्र है, यानी कि कॉलेजों, तो वर्तनी आपकी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। कॉलेजों की 4 दीवारी के अंदर अपनी सामाजिक जीवन की नींव जमा रहे हैं। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। स्वर्णिम काल क्यों होता है, ऐसा नहीं कि उसमें ऐश होती है, ऐश नहीं होती, वो क्योंकि तपस्या का समय होता है। क्योंकि जो आपने विद्यार्थी बनकर ग्रहण कर ली विद्या, ठीक है ना, वही फिर आपके पूरे मतलब जीवन काम आती है। जीवन के इस पड़ाव पर वह जो भी सीखता समझता है और जिन नैतिक गुणों को अपनाता है, वही उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। इस काल में सामान्यतः विद्यार्थी सांसारिक दायित्वों से मुक्त होता है। अब जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम अभी घर की बातों पे ध्यान ना दो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तो ऐसे में आप सांसारिक दायित्वों से मुक्त होते हैं, फिर भी उसे अनेक दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। आज के विद्यार्थी ही आने वाले कल का भविष्य है। किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब देश में शिक्षा के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूकता हो,
जागरूकता आने से ही शिक्षा का प्रचार प्रसार भी तेजी से हो सकता है। इसलिए देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापक वर्ग की होती है। वहां पे नहीं लिखा था पैसेज में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे विद्यार्थी आ गया वहां पे शिक्षक की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। देश भविष्य यानी कि देश का भविष्य निर्धारित करने का काम शिक्षक का ही होता है। उनके द्वारा शिक्षित किए जाने वाले बच्चे आगे चलकर देश की बागडोर संभालने के लिए के साथ साथ उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि उनके द्वारा दी गई शिक्षा कमजोर हुई तो वे आगे चलकर देश का भविष्य भी अंधकारमयी हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित करना ही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है। वो कहते हैं ना, देशभक्ति का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए या हाथ में तिरंगा लेकर घूमिए। तिरंगा लेकर घूम रहे हैं लेकिन मन में देश के लिए कोई सम्मान नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो देशभक्ति अपने अपने तरीके से होती है। अगर आप देश में गंदगी नहीं फैला रहे हैं वो भी एक देशभक्ति है। अगर आप अपने कर्तव्य पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं वो भी देशभक्ति है। अगर आप देश के लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हैं वो भी देशभक्ति है। इसलिए बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित करना ही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है। परंतु शिक्षित करने का अर्थ केवल ज्ञान कंठस्थ करवाना ही नहीं, कि सिर्फ रटवाना ही नहीं, अपितु वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का सही समय सही स्थान पर उचित प्रयोग करना सिखाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान अर्जन से अधिक ज्ञान का प्रयोग एक मनुष्य के वास्तविक स्तर को दर्शाता है। उसे हर स्थान पर केवल स्वयं के लिए ही नहीं अपितु अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी सम्मान दिलाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का आपने देखा होगा, वो विदेश गए थे तो सबने पूछा किस प्रकार के कपड़े पहने हैं आपने, ठीक है ना, आपने उनसे हेलो क्यों नहीं की, नमस्कार क्यों किया, बहुत सारी चीजें पूछी थी। तो उन्होंने ऐसे ऐसी बातें कही कि सबको भारतीय संस्कृति के गौरव का पता चला। यदि कोई छात्र अत्यधिक ज्ञान होने के बाद भी उसका प्रयोग करने में असक्षम है तो ज्ञान पूर्णतः व्यर्थ जाता है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही यह कर्तव्य है कि चाहे कम चाहे अधिक जितना भी ज्ञान मिले उसका सही प्रयोग आना और करना अत्यावश्यक है। अन्यथा इस ज्ञान की तपस्या का कोई महत्व कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपने देख लिया कि किस प्रकार से हमने व्याख्या की। तो मुझे आशा है कि इस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दों को समझेंगे, हमने शब्दों का प्रयोग कैसे किया है, और आप भी परीक्षा में बहुत अच्छे से व्याख्या जो है वो लिख कर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहें तो, और बेल बटन दबा सकते हैं, उससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेंगी। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।